प्यारे छात्रों को मेरा नमस्कार। अक्षर एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। बहुत सारे बच्चों का मानना था कि इसमें वीडियो में जो है साउंड अच्छे तरीके से नहीं आ पा रहा है। ये समस्या आपकी दूर हो गई। हमने नया माइक ले लिया है और जो है अब साउंड की समस्या आपको नहीं मिलेगी। बाहर के नॉइस की भी कोई समस्या नहीं रहेगी और साउंड की भी कोई समस्या नहीं रहेगी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंदिरा आवास योजना। आज कौन सा टॉपिक है हमारा? इंदिरा आवास योजना। ग्रामीण विकास में ये वाली योजना लिखकर लिखी हुई है। वैसे तो ये योजना पुरानी योजना है और इंदिरा आवास योजना वर्तमान में जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में संचालित की जा रही है। तो हम जो है ज्यादा जो करेंट में जो योजना चल रहा है, आवास का जो योजना चल रहा है, वो इंदिरा आवास योजना न चल के हम कौन सा योजना मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना जो है चल रहा है, तो हम उसको भी पढ़ेंगे। वो भी हमारे सिलेबस में है और ये भी हमारे सिलेबस में है, इसलिए इसको भी पढ़ना जरूरी है। क्या क्या प्रावधान थे, अब ये प्रावधान नहीं रहकर ये प्रावधान बदल गए हैं, लेकिन हम पुरानी योजना चुकी है और सिलेबस में लिखा हुआ है तो हमको पढ़ना है। परीक्षा की दृष्टि से उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बाकी योजना है। ठीक है, तो इंदिरा आवास योजना में क्या क्या पढ़ना है आपको, ये हमने क्रम से सब पढ़ लिया है। असल में जो इंदिरा आवास योजना है ये कभी भी इंदिरा आवास योजना के रूप में सीधे प्रारंभ नहीं हो पाई। यानी एक योजना और उसके पहले एक योजना, ये लिंक से जुड़ा हुआ है। तो हुआ क्या था कि वर्ष 1985-86 में, 1984 में, यानी कि जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई, इसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, तो राजीव गांधी ने 1985-86 के वर्ष में, 85 के मतलब दशक में, या फिर कह सकते हैं आप 85-86 में एक योजना प्रारंभ हुई, भूमिहीन गारंटी कार्यक्रम। उसमें जो भूमिहीन गारंटी कार्यक्रम में आवास देने की व्यवस्था थी, तो 1985-86 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब भूमिहीन गारंटी कार्यक्रम के रूप में एक योजना प्रारंभ की गई। बाद में जब एक और योजना प्रारंभ हुई 1 अप्रैल 1989 को, 1989 को एक योजना प्रारंभ हुई, जवाहर रोजगार योजना। तो जवाहर रोजगार योजना के रूप में आवास देने, यानी इंदिरा आवास योजना को एक उसके उप योजना के रूप में प्रारंभ किया गया। यानी एक उप योजना जो आवास योजना थी, यानी इंदिरा आवास योजना थी, वो एक उप योजना के रूप में प्रारंभ हुई। मतलब दो चीजों को याद रखिएगा, मतलब उसकी मातृ योजना जो है 1985-86 में भूमिहीन गारंटी योजना, और उसके बाद जवाहर योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1 अप्रैल 1989 को हुई थी जवाहर योजना। वो इंदिरा आवास योजना का ही जो है, उसमें इंदिरा आवास योजना स्वतः ही शामिल थी, मतलब इंदिरा आवास योजना उसका एक भाग था। बाद में जब आपका जनवरी 1996 को ये स्वतंत्र रूप से, किस रूप से? स्वतंत्र रूप से एक योजना के रूप में संचालित किया जाने लगा। और 1 जनवरी 1996 का जो टाइमिंग था वो 8वीं पंचवर्षीय योजना चलाई जा रही थी। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में कभी कभी ऐसा पूछ लेता है, तो 8वीं पंचवर्षीय का जो योजना काल है 1992 से लेकर 1997 के बीच में, ये योजना जो 1 जनवरी 1996 को स्वतंत्र रूप से संचालित की जाने लगी और उस समय इसका नाम रखा गया इंदिरा आवास योजना। ठीक है, तो तीनों को याद रखिएगा। भूमिहीन गारंटी कार्यक्रम 1985-86, जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल 1989 और 1 जनवरी 1996 को स्वतंत्र योजना के रूप में यह प्रारंभ हो गया। इसका उद्देश्य क्या था? भाई सिंपल बात है, इंदिरा आवास योजना है तो आवास देना होगा, उसके लिए कोई सड़क तो बनाएंगे नहीं। तो अपन इंदिरा आवास योजना में किसके लिए आवास देना है? तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है गरीबों के लिए आवास देना है, अमीर आदमी के लिए आवास देना नहीं। अनुसूचित जाति एवं जनजातीय वर्ग के लोगों को, यानी ST-SC वर्ग के लोगों को रोजगार आपका आवास देना है। मुक्त जो बंधुआ मजदूर है, बंधुआ मजदूर जिनको बहुत दिनों तक जो है क्या किया गया है, बंधुआ मजदूर के रूप में काम करवाया गया हो निश्चित दर पर, तो उनको बंधुआ मजदूर के रूप में चिन्हांकित किया गया था और इनका शोषण होता रहा है। इन बंधुआ मजदूरों का आवास नहीं होता था, तो इनको आवास देना है। बीपीएल वर्ग, बीपीएल वर्ग कहने का मतलब यह है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और उनके पास आवास नहीं है, तो उनको क्या दिया जाएगा? आवास उपलब्ध कराया जाएगा। तो गरीब को भी, यानी जो बीपीएल वर्ग है वो गरीब होगा ही, ST-SC वर्ग होगा उनको भी आवास उपलब्ध कराना है। मुक्त बंधुआ मजदूर है वो भी गरीब होगा, उनको भी आवास करवाना है। बीपीएल जो आवासहीन है उनको भी आवास क्या करना है? उपलब्ध करवाना है। यानी जिनके पास भी आवास नहीं है, गरीबी रेखा के नीचे है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति है। साथ में जो उन लोगों को भी ये था जो शहीद जो हो गए हैं, शहीद जो हो गए हैं उनकी विधवाओं को भी आवास उपलब्ध कराना था, उनको भी आवास, उनको प्राथमिकता मिलनी थी, उनको भी पात्रता थी। प्रारंभ में जब इंदिरा आवास योजना प्रारंभ किया गया या आवास देना सरकार ने प्रारंभ किया, तो इसमें कच्चे आवासों की मान्यता थी कि कच्चे आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। लेकिन बाद में पक्का आवास और शौचालय निर्माण करना अनिवार्य कर दिया गया। एक योजना चलाई गई
निर्मल भारत अभियान। और निर्मल भारत अभियान के तहत शौचालय बनवाना, हर ग्राम पंचायत को जो है ग्राम पंचायतों में शौचालय बनवाना, निर्माण करना था। तो इंदिरा आवास योजना में भी ये व्यवस्था बना दी गई कि जब भी घर का निर्माण होगा, सरकारी आवासों का निर्माण होगा या जो है निःशुल्क आवासों का वितरण किया जाएगा, उसमें शौचालय का निर्माण किया जाएगा। तो पहले कच्चा आवास दिया जाता था, लेकिन बाद में पक्के आवास और साथ में एक शौचालय का भी निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, इस योजना में प्रावधान क्या क्या थे? तो पहला चीज, महत्वपूर्ण चीज है तो पात्रता, किसको ये आवास देंगे हम? तो बीपीएल जिनके पास आवास नहीं है, ये हमने पहले चर्चा कर लिया। दूसरा, एसटी एससी परिवारों को आवास दे देंगे। दूसरा, उन लोगों को जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के व्यक्ति हैं और अत्याचारों से पीड़ित है, किसी अत्याचार से पीड़ित करके, इनके साथ भेदभाव किया जाता है, इनके साथ बदसलूकी की जाती है, तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के जो व्यक्ति हैं, जो पीड़ित परिवार हैं, उनको भी क्या उपलब्ध कराया गया? ये आवास उपलब्ध कराया जाए। फिर बेघर लोगों को, जिनके पास आवास नहीं है, लेकिन बेघर कैसे हुए हो? प्राकृतिक आपदा से बेघर हो गए हो, यानी कोई बाढ़ आ गया हो, ज्वालामुखी आ गया हो, भूकंप आ गया हो, या कोई महामारी फैल गई हो, उसकी वजह से इनके आवास को क्षति पहुंच गई हो या नुकसान पहुंचे या बेघर हो चुके हो, तो ऐसी अवस्था में उनको रोज क्या किया जाएगा? आवास उपलब्ध कराया जाएगा। या युद्ध में जो शहीद हैं, उनकी विधवाओं को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये पात्रता है बीपीएल, एसटी एससी, अत्याचार से पीड़ित वर्ग, बेघर जो लोग हैं, जो प्राकृतिक आपदा से बेघर हुए हैं या युद्ध में जो शहीद हुए हैं, उनको ये आवास मिलेगा, उनकी विधवाओं को। धनराशि कितनी देनी चाहिए थी? तो इसके लिए धनराशि 3 किस्तों में प्राप्त होती थी। 25% पहले प्राप्त हो जाता था। 25% जो धनराशि मिलती थी, ये उस समय प्राप्त होती थी जब आवास किसी व्यक्ति का स्वीकृत कर लिया जाता था। तो 25% धनराशि आवास शुरू करने से पहले ही 25% राशि क्या कर दी जाती थी? दे जाती थी। दूसरे नंबर पर 60% धनराशि दी जाती थी। ये तब दिया जाता था जब लेंटर पढ़ने वाला होता था या लेंटर पढ़ने वाला है, तो 60% धनराशि दे दी जाती थी। और दूसरा जो 15% धनराशि है, ये तब दे दिया जाता था जब उनके घरों में शौचालय का निर्माण कर लिया जाता था। तो 3 धनराशि 25% प्रारंभ में, लेंटर के समय 60%, और आपका जो है 15% जो धनराशि है वो शौचालय निर्माण के मंत्र, यानी अंतिम में धनराशि उपलब्ध करा दी जाएगी। कितना दिया जाता था इसको पैसा? तो इसके लिए 2 क्राइटेरिया थे, एक सामान्य क्षेत्र और आईएपी या पिछड़े क्षेत्र। सामान्य क्षेत्रों में प्रारंभ में 25,000 रुपए दिया जाता था, और जो आईएपी जिले हैं, आईएपी जिले कहने का मतलब है इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान, जिनको इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान, जिनमें ऐसे जो पिछड़े जिले हैं या पहाड़ी क्षेत्र हैं या आदिवासी क्षेत्र हैं, उनको आईएपी जिले या पिछड़े जिले कह दिया जाता है। तो सामान्य अगर हैं, जो गैर आदिवासी क्षेत्र हैं, उनको प्रारंभ में कितना मिलता था? 25,000 रुपए, और बाद में जो आईएपी जो जिले हैं या पिछड़े जो जिले हैं या पहाड़ी जिले हैं, इनको मिलता था 27,500, क्योंकि इनको अधिक धनराशि की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र, वहां पर सामग्री पहुंचाने में समस्या हो जाती है। तो सरकार ने विचार किया होगा कि इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा धनराशि देनी होगी। तो प्रारंभ में इनको कितना देता था? 25,000 रुपए धनराशि, और बाद में 27,000 रुपए धनराशि दी जाने लगी, 27,500 रुपए। बाद में इस धनराशि को बढ़ाया गया, 45,000 और 48,500 किया गया। और अंत में जब ये योजना, मतलब जब प्रधानमंत्री आवास योजना में सम्मिलित की जाने से जस्ट पहले, यानी जब ये योजना अंतिम दौर में थी, तब इसकी राशि बढ़ाकर 70,000 और 75,000 कर दिया गया था। ये ध्यान रखिए, प्रारंभ में कितना रखा गया था? 25,000 किस क्षेत्र के लिए? सामान्य क्षेत्र के लिए, और आईएपी जिलों के लिए 27,500 रुपए। बाद में इसका धनराशि बढ़ाकर 45,000 रुपए कर दिया गया, और जो आईएपी जिलों के लिए इनका रखा गया 48,000 रुपए, 48,500 रुपए। और अंत में इस योजना को जो सामान्य क्षेत्रों में 70,000 रुपए, और जो पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्र थे उनके लिए 75,000 रुपए क्या किया गया? धनराशि तय की गई। विथ शौचालय है, ये कितना है? शौचालय के साथ में धनराशि, ठीक है। और ये कितने किस्तों में प्राप्त होना था? 3 किस्तों में, 25, 60 और 15। इसके अलावा हमारे यहां यह व्यवस्था दी गई कि जो कच्चा मकान होगा, अगर उनका किसी हितग्राही का पहले से कोई कच्चा मकान उपलब्ध है, पहले से कच्चा मकान है, लेकिन प्राकृतिक आपदा या किसी भी वजह से उनके मकानों में टूट फूट हो गई हो, तब इस योजना यानी इंदिरा आवास योजना के लिए उनके मकानों का उन्नयन करने के लिए, यानी फिर से जो है उनके मकान को सुधारने के लिए 15,000 की वित्तीय सहायता मिलती थी। यानी घर बनाने के लिए लास्ट में 75,000 रुपए मिलता था, और जो वित्तीय सहायता प्राप्त होती थी, यानी मकानों के उन्नयन के लिए, उनके टूट फूट मरम्मत के लिए उनको 15,000 रुपए धनराशि उपलब्ध कराई जाती थी। कुल बजट का 20%, और ये कुल बजट का कितना प्रतिशत था? कुल बजट का जो है ये इसमें निर्धारित किया गया कि 20% धनराशि इसमें उपलब्ध कराई जाएगी। यानी पूरे आवास यानी
ये कह सकते हैं कि जो इंदिरा आवास योजना का केंद्र सरकार जो बजट या राज्य सरकार जो बजट होता था, कुल बजट जो होता था, उसमें 20% राशि कच्चे मकानों के उन्नयन के लिए व्यवस्थित कर दिया गया था कि हम कच्चे मकानों का क्या करेंगे, इसमें उन्नयन ही करें। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो 25%, 60%, 15%, प्रारंभ में 27,000, 25,000 और 27,000, 45,000, 48,000, 70,000, 75,000, 15,000 उन्नयन के लिए। कुल धनराशि का यानी कुल बजट का क्या रखा गया, 20% धनराशि मकानों, कच्चे मकानों के उन्नयन के लिए व्यवस्थित किया गया। बाकी 80% से क्या दिया जाएगा, आवास दिया जाएगा, और 20% से क्या दिया जाएगा, उनका मकानों, टूटे फूटे मकानों का उन्नयन करवाया जाएगा। प्राथमिकता कितना दिया गया, यह कहा गया कि हम प्राथमिकता देंगे इस पूरी योजना में 60% प्राथमिकता हम अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगों को देंगे, 3% विकलांगों को प्राथमिकता देंगे और 15% अल्पसंख्यक वर्ग को प्राथमिकता देंगे। यह भी ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है कि 60% अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग को आवास देना है, 3% विकलांगों को और 15% अल्पसंख्यक को। बाकी जो बच गया वो अन्य वर्गों के, जो बीपीएल वर्ग के जो व्यक्ति हैं या आवासहीन जो लोग हैं, उनको आवास देने की योजना थी। ठीक है, अब जो चयन किया जाता था, यानी हितग्राहियों का जो चयन किया जाता था, वो हितग्राहियों के लिए चयन की कोई सूची का निर्माण करना होता था कि किनको हमको देना चाहिए। तो आवश्यकता अनुसार हमने तय किया कि जो बीपीएल सूची है वर्ष 2000 का, सन 2000 का जो बीपीएल सूची का निर्माण किया गया था, उसके आधार पर ग्राम सभा के अनुमोदन के माध्यम से, या ग्राम सभा के अनुमोदन के, यानी ग्राम पंचायत नहीं, ग्राम सभा के अनुमोदन के माध्यम से। ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत के अनुमोदन से नहीं। ग्राम पंचायत में कौन होते हैं, सरपंच, सचिव और आपका जो है ये पंच वगैरह होते हैं, लेकिन ग्राम सभा में सारे सदस्य इसमें शामिल होते हैं। तो ग्राम सभा के यानी पूरे जो ग्राम के जितने भी नागरिक होंगे, उनके अनुमोदन के पश्चात ये प्राथमिकता तय किया जाएगा कि किस गांव में सबसे ज्यादा किसको आवास की जरूरत है। इस आधार पर क्या किया जाएगा, इसको आवंटन किया जाएगा। और बीपीएल सूची कब निर्धारित की गई थी, वर्ष 2002। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अंश कितना हुआ करता था, यह निर्धारित किया गया कि इस योजना में, वैसे तो योजना पूर्णतः केंद्र प्रवर्तित योजना है, ये योजना 100% किस कैसी योजना है, केंद्र प्रवर्तित योजना है। ध्यान रखिएगा इस बात को, कभी कभी पूछ लेता है कि किसकी योजना है, तो ये केंद्र प्रवर्तित योजना है, लेकिन इसमें केंद्र और राज्य का अंश निर्धारित किया गया। प्रारंभ में रखा गया कि 75% हिस्सा केंद्र सरकार देगी और 25% जो हिस्सा होगा वो राज्य सरकार देगी। बाद में तय किया गया 2015 में कि 60-40 का, यानी 60% और 40% का रेशियो गिरा गया कि 60% हिस्सा केंद्र सरकार देगी और 40% हिस्सा कौन देगा, राज्य सरकार देगी। तो प्रारंभ में कितना गया, 75-25 का, लेकिन अंत में यानी 2015 के समय में हम रख लिया 60 और 40 का रेशियो ले गया। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों के लिए तय किया गया, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य पिछड़े हुए हैं। तो पूर्वोत्तर राज्य कहने का मतलब है कि जो नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, जो 7 सिस्टर है, उनके लिए 90-10 का रेशियो रखेगा, यानी 90% केंद्र सरकार खर्च करेगी और 10% ही बस कौन खर्च करेंगे, राज्य सरकार, यानी पूर्वोत्तर राज्यों की। इनका क्रियान्वयन कौन करता था, इनका क्रियान्वयन डीआरडीए के माध्यम से होता था। डीआरडीए यानी जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, जिसे जिला परिषद भी कहा जाता है, उनके माध्यम से ये क्या किया जाए, संचालित किया गया। तो याद रखिएगा, जिला ग्रामीण विकास परिषद या डीआरडीए के नाम से इसको जाना जाता है। ये क्रियान्वयन इनका करवाते थे, लेकिन कब किनके माध्यम से क्रियान्वयन होता था, इसका वास्तविक क्रियान्वयन ग्राम पंचायत यानी ग्राम सभा के माध्यम से होता था, उनके अनुमोदन के माध्यम से ही होता था। यानी प्लानिंग डीआरडीए निश्चित रूप से तय करती थी कि किस ग्राम पंचायत में कितने आवासों का निर्माण करना है, और ग्राम पंचायतें डिसाइड करती थी कि जितने आवास हमारे ग्राम पंचायत में आए हैं, उनको किन किन लोगों को आवंटित करना है आवश्यकता के आधार पर। कोई ज्यादा गरीब है, कोई कम गरीब है, तो हम सबसे पहले ज्यादा गरीब व्यक्ति को आवास देंगे, ज्यादा जरूरतमंद व्यक्ति को आवास देंगे। तो ये क्रियान्वयन डीआरडीए के माध्यम से होता था, लेकिन पंचायतवार इनके निर्धारित किया जाता था कि किस पंचायत में कितने आवासों की संख्या होगी। उस पंचायत में उस आवास की संख्या निर्धारित हो जाती थी। अब वो ग्राम पंचायत आवश्यकता के आधार पर अनुमोदन करता था, इस व्यक्ति को, इस हितग्राही को आवास उपलब्ध कराना है और किस किस हितग्राही को उपलब्ध कराना है। ये ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्राम सभा द्वारा तय होता था। ग्राम सभा मतलब पूरे लोगों के द्वारा। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। फिर और भी कुछ चीजें निर्धारित की गई। निर्धारित किया गया कि मकान कैसा होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जमीन जो है हितग्राही का खुद का होना चाहिए, यानी सरकार सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं कराई।
जमीन व्यक्ति को खुद का होना चाहिए। 20 वर्ग मीटर में उसके घर का निर्माण किया जा सकता है। 20 वर्ग मीटर एरिया में, यानी उत्तरी क्षेत्रफल के एरिया में उसका निर्माण किया जा सकता है। मकान जो है महिला और पुरुष का संयुक्त नाम पर होगा, लेकिन महिला के नाम पर क्या किया जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि महिला सशक्तिकरण भी करना था। तो प्राथमिकता किसको दी जाएगी, महिला को दी जाएगी। लेकिन अगर चाहे, अगर किसी परिवार में महिला नहीं है या महिला की मृत्यु हो गई है, तो उस समय ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, पुरुष के नाम पर भी किया जा सकता है। विशेष परिस्थिति में पुरुष के नाम पर, नहीं तो महिलाओं को प्राथमिकता, या अगर दोनों चाहते हैं तो महिला पुरुष दोनों के संयुक्त नाम से किया जा सकता था। मकान कैसे बनना चाहिए, मकान ऐसा बनना चाहिए जो 30 वर्षों तक टूट फूट को वहन कर सके, यानी 30 वर्षों तक चल सके। यानी ऐसा ना हो जाए कि आज मकान बनाया और कल ढह गया। तो ऐसे इतना मजबूत मकान बनाना है कि 30 वर्षों तक वो चल सके। डिजाइन कौन बनाएगा, डिजाइन वो स्वयं से बना सकता है, या तो जिला जो परिषद होगा वो बना कर देगा, नहीं तो वो डिजाइन खुद बना सकते हैं। 2015-16 में यह निर्धारित किया गया कि अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, अपना आवास का निर्माण करता है, तो मनरेगा के तहत जो सामान्य क्षेत्र में 90 दिन का और जो दुर्गम क्षेत्र है उसमें 95 दिन का रोजगार मिलेगा। ये मनरेगा वाले वीडियो में मैं आपको बताया। मनरेगा वाले वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, 5 सीरीज में है, उसको बहुत महत्वपूर्ण है मनरेगा। 2015-16 से निर्धारित किया गया कि मनरेगा के तहत जो हितग्राही व्यक्ति होगा, यदि अपने आवास में वो कार्य करता है, तो सामान्य क्षेत्र में 90 दिन का रोजगार, और जो दुर्गम क्षेत्र है, सामान्य क्षेत्र में कितने दिन का रोजगार, 90 दिन का, सामान्य क्षेत्र में 90 दिन का रोजगार, और दुर्गम क्षेत्र में आपका जो आईएपी जिले हैं उनमें आपका 95 दिन का रोजगार प्राप्त होगा। इस योजना के तहत फ्री बिजली मिलेगा। कौन सी योजना के तहत, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत फ्री बिजली मिलेगा। इसके अलावा जनश्री बीमा योजना और आम आदमी बीमा योजना का भी इन हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। मतलब घर तो मिलेगा ही, साथ में एकल बत्ती कनेक्शन जो है वो एकल बत्ती कनेक्शन भी प्राप्त हो जाएगा। दूसरा, जनश्री बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना का जो लाभ प्राप्त होने वाला था, उन योजनाओं का भी इसमें लाभ प्राप्त होगा। और घर मिलने के लिए ये पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि वो और बड़ा घर बनवाए और एक आध रूम और बनवा ले, तो सरकार द्वारा किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से 4% के दर पर 20,000 तक का उसको लोन मिल सकता है, यानी ऋण प्राप्त कर सकता है। उससे वो और बड़ा वो घर बनवा सकता है, और कुछ बनवाना चाहे उस घर के अंदर बनवा सकता है। तो कितना मिल जाएगा उसको, 20,000 रुपए प्राप्त हो जाएगा, 4% की दर पर ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। 16 दिसंबर 2005 को ध्यान रखिएगा, एक योजना प्रारंभ की गई, जिस योजना का नाम था भारत निर्माण योजना। अब भारत निर्माण योजना के तहत मूलभूत सुविधा जैसे बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, दूरसंचार इत्यादि की व्यवस्था की जाती थी। तो बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, दूरसंचार व्यवस्था के साथ साथ भारत निर्माण योजना, यानी 16 दिसंबर 2005 को उस भारत निर्माण योजना का इंदिरा आवास योजना को एक हिस्सा बना दिया गया। मतलब जो इंदिरा आवास योजना है वो भारत निर्माण योजना का ही एक हिस्सा बन गई। मतलब उसमें आवास भी मिलने लगा, पानी भी मिलने लगा, बिजली भी मिलने लगा, सड़क, सिंचाई, दूरसंचार, इनमें इसको शामिल कर दिया गया। और अंतिम में याद रखिएगा कि 1 अप्रैल 2016 को, कब, 1 अप्रैल 2016 को इस योजना के, इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, याद रखिएगा प्रधानमंत्री आवास योजना के 2 पार्ट है, एक ग्रामीण वाला है, एक शहरी वाला पार्ट है। तो प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना ग्रामीण में इसको क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया है, या इसको पुनर्गठित करके अब इसका नाम क्या कर दिया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कर लिया गया। ठीक है। तो इन सारी चीजों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। मैंने जो बताया, 1985-86 में भूमिहीन गारंटी कार्यक्रम, फिर 1989 में जवाहर रोजगार योजना, फिर 1 जनवरी 1999 को यह स्वतंत्र रूप से योजना संचालित की गई। गरीब को, ST-SC को, बंधुआ मजदूरों को उपलब्ध कराना था। प्रारंभ में कच्चा आवास, बाद में पक्का आवास और शौचालय युक्त आवास। फिर ST-SC परिवार को, शहीद को, अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति को, बेघर व्यक्ति को, युद्ध में शहीद लोगों को धनराशि 3 किस्तों में मिलता था, 25, 60 और 15%। प्रारंभ में 25,000 और 27,000, फिर 45,000 और 48,500, इसके बाद 70,000 और 75,000 कच्चा मकान के उन्नयन के लिए 15,000 रुपए, जो कुल बजट का 20% धनराशि था। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग को 60%, विकलांग वर्ग को 3% और अल्पसंख्यक को 15% को क्या मिलना था, प्राथमिकता मिलना था। फिर केंद्र जो चयन किया जाता था, 2002 की BPL सूची से चयन किया जाता था, और ग्राम सभा का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य था। केंद्र और राज्य के अंश में प्रारंभ में 75-25 का था, बाद में 60-40 का रेशियो हो गया, और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ये 90-10 का रेशियो था। फिर
जो क्रियान्वयन था DRDA था, यानी ग्रामीण विकास एजेंसी, और जो है इसमें वही निर्धारित करती थी कि किस पंचायत में कितने आवासों की संख्या होगी, और इसका अनुमोदन ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्राम सभा करती थी। फिर मकान 20 वर्ग फुट में होना चाहिए, महिला पुरुष के संयुक्त नाम पर होना चाहिए, 30 वर्ष तक चल सके, सेम डिजाइन बनाना था। फिर मनरेगा के तहत 2015-16 से क्या मिलेगा, 90 दिन और 95 दिन का रोजगार। फ्री बिजली, राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से जनश्री बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना का लाभ मिलता था। 4% की दर से अतिरिक्त ऋण चाहिए अगर, तो 20,000 रुपए का ऋण भी मिलेगा। 16 दिसंबर को ये किसमें शामिल हो गया, भारत निर्माण योजना में शामिल हो गया। और 1 अप्रैल 2016 से ये किस नाम से जाना गया, इसको पुनर्गठित कर लिया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो ये थी आपका कंप्लीट इंदिरा आवास योजना। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको सारी चीजों को आप क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। इस बात मुझे ऐसा लगता है कि इससे बाहर कुछ नहीं पूछने वाला है, इस जो भी पूछेगा इसके अंदर से ही पूछेगा, तो पूरे भरोसे के साथ पढ़ें। काफी मेहनत करके अपन डेटा इकट्ठा करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक वाइक कीजिए, और कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव भी दीजिए। और बस आज के लिए इतना है, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको नोट्स बनाने में मदद मिले या रिवीजन करने में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।